बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का जो ई कैट टू की प्रिपरेशन के हवाले से कंप्रीहेंशन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब देखें, द वेरी फर्स्ट थिंग मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोगों का जो पैसेज होता है ये टोटली अनसीन होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तरह कि आप ये 200 करके चले जाएं, 100 करके चले जाएं तो हो जाएगा। अब इसमें हमें इसकी सिमेट्री समझने की ज़रूरत है। इसमें देयर इज़ अ नीड कि हम अंडरस्टैंड करें कि इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, वो हम समझते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, आप लोग लिखें यूईटी ई कैट प्रिपरेशन, यूईटी ई कैट इंग्लिश प्रिपरेशन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट लेक्चर्स रिगार्डिंग योर यूईटी ई कैट इंग्लिश पोर्शन, तो उनको भी आप लोग सुन लें। जैसे इंग्लिश की एंड गेम वन ई कैट वन से पहले बनाई थी, तो वो इंग्लिश की जो एंड गेम नंबर वन है वो भी आप लोगों को रिकमेंडेड है कि वो वाली एंड गेम भी आप लोग लाजमी सुन लें। ठीक है, वो भी लाजमी तौर पे सुन लें। उसके बाद आप लोग लिखें हाउ टू सॉल्व ई कैट कंप्रीहेंशन बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें भी आपको 3-4 वीडियोस नजर आएंगी। मैंने काफी दफा इसके ऊपर मैंने बातें कर रखी हैं कंप्रीहेंशन के ऊपर, तो वो भी लाजमी तौर पे आप लोग सुन लो, क्योंकि एक चीज ऑलरेडी हो चुकी हुई है ना बहुत बेस्ट वे में, तो वो इसलिए आपको पहले रिकमेंडेशन दी है। इंग्लिश की एंड गेम नंबर वन वो लाजमी सुनो जो ई कैट वन से पहले थी। और अभी ये आज वाला लेक्चर भी सुन लो, इसमें भी मैं वो दोबारा वो कुछ चीजें रिपीट कर देता हूँ। देखें, पैसेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, आप लोग याद रखें, हमारे पास ये जो पैसेज आता है ना, ये आपका या तो साइंस के रिलेटेड आ सकता है या ये टेक के रिलेटेड होगा, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकता है ये आपका पैसेज, या आपका ये किसी हिस्ट्री के बारे में हो सकता है, या आप लोगों का कोई ये पैराग्राफ हो सकता है जैसे आपकी किसी बुक का, जैसे फिजिक्स की बुक का पैराग्राफ हो सकता है, केमिस्ट्री की बुक का पैराग्राफ हो सकता है, बायोलॉजी की बुक का कोई पैराग्राफ हो सकता है, और उसी के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ई कैट वन के अंदर, अगर मैं यूईटी ई कैट वन की बात करूं 2025, तो उसमें पता क्या हुआ था, उसमें ना वाई डी एस सी के अंदर से एक पूरे का पूरा पैराग्राफ आया हुआ था, बाज दफा ब्लैक होल के अंदर से आया हुआ था। तो थिंग इज के ऐसे वो कोई से एक रैंडम सा पैराग्राफ दे देते हैं, बच्चों को लग रहा था कि ये वाई डी एस सी फिजिक्स के अंदर से आया, नो डाउट ये था तो फिजिक्स का ये टॉपिक, लेकिन उन्होंने ये कंप्रीहेंशन में दे दिया था कि, और फिर इसके अंदर से उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे थे। आपको ये चीज समझ आई ना, और ये चीज क्लियर भी हुई ना कि वो आपको कोई सा पैराग्राफ दे सकते हैं और उसके रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। और यूईटी ई कैट के अंदर आपके इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज आते हैं, ईच कैरीज 4 मार्क्स। सो टोटल आपके 40 मार्क्स इंग्लिश के पोर्शन के होते हैं यूईटी ई कैट के टेस्ट के अंदर। सबसे ज्यादा इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे होता है ई कैट के अंदर, और ये सारी कंप्रीहेंशन होती है। अब मैं आपको सिर्फ एक कंप्रीहेंशन सॉल्व करवाऊंगा जो 2024 के अंदर आई हुई है, ठीक है, और इसके रेलिवेंट हम पढ़ेंगे। और इसका तरीकाकार ये होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। यानी आपने सिंपल सा एक रूल याद रखना है कि फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस को रीड करना है एंड देन रीड पैराग्राफ, देन आप लोगों ने पैसेज को पढ़ना है। उससे फायदा क्या मिलेगा, अगर पहले पैसेज पढ़ना शुरू कर दिया और बाद में क्वेश्चन पढ़े, पैसेज पढ़ने पे 2-4 मिनट लगेंगे आपके, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन के बाद दोबारा आंसर ढूंढने पे 2-4 मिनट, तो इसलिए ये जो पहले आपने पैसेज पढ़ना है उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो दैट इज वाई सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद उसका आंसर ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारे पास लिखा हुआ है इब्ने खल्दून, 14th century स्कॉलर, इज कंसिडर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। ही emphasizes or he emphasized the role of social cohesion and Assyria in the rise and fall of civilization. Assyria refers to the group solidarity and binds people together and gives them a sense of common purpose. Okay. अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे पास एक पैसेज लिखा, उसके नीचे अब क्वेश्चन था। हालांकि हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े। अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, it is not mentioned in the passage. Strong leadership, that is as well not mentioned. तो social cohesion, yes, that is mentioned, as you can see कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास social, यहाँ पे हमने पढ़ा था, अभी किधर गया, यहाँ पे ये लिखा होगा ये वाला सोशल कोहेजन हमारे पास लिखा हुआ है। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ओके, ज्योग्राफिकल लोकेशन दैट इज नॉट मेंशन, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ था, इब्ने खल्दून डिफरेंशिएटेड between sedentary and nomadic societies. Sedentary, as you can say, they are dull, they are numb, and they have nothing to do. They are sedentary. And nomadic societies, he believed that sedentary societies with their established institutions and laws fostered stronger Asabia, and nomadic societies, on the other hand, were more likely to fragmented and have weaker social bonds. Okay. उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ डिड इब्ने खल्दून व्यू द डिफरेंस बिटवीन सेडेंट्री एंड नोमैडिक सोसाइटीज इन टर्म ऑफ एसेबिया। तो उसने इसको कैसे डिस्टिंग्विश किया हुआ था। तो सेडेंट्री सोसाइटीज हार्ड वर्कर एसेबिया ड्यू टू एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्स। सेडेंट्री हार्ड वर्कर का तो यहाँ पे उसने कोई रोल ही नहीं लिखा हुआ हार्ड वर्कर वगैरह का। नोमैडिक सोसाइटीज हैज स्ट्रॉन्गर एसेबिया ड्यू टू शेयर लाइफ स्टाइल। तो उनका स्ट्रॉन्गर उसने लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक कर लो, वीकर उसका लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्गर कह रहे हैं। यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, उनका वीकर सोशल बॉन्ड होता है नोमैडिक का, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कह रहा है, ये भी गलत हो गया। स्टूडेंटिस सोसाइटीज हैड स्ट्रॉन्गर सेबिया ड्यू टू इंस्टीट्यूशन एंड लॉज, यस दैट इज रिटन, कि उनका इंस्टीट्यूशन और लॉज की वजह से क्या होता है, उनका स्टूडेंटिस सोसाइटीज एस्टेब्लिश्ड होता है। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो वी विल चूज के सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, दैट इज बेस्ट ऑप्शन। ओके। उसके बाद हमारे पास डेल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है, नोमैडिक सोसाइटीज आर स्ट्रॉन्गर लीडरशिप। तो नोमैडिक का उसने खुद बोला हुआ है, नोमैडिक सोसाइटीज ऑन द अदर हैंड वर मोर लाइकली टू बी फ्रेगमेंटेड एंड वर वीक बॉन्ड सोशल बॉन्ड्स। तो ये स्ट्रॉन्गर लीडरशिप तो नहीं हो सकती, सो दैट इज वाई डेल्टा ऑप्शन भी हमारे पास फॉल्स हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड इब्ने खल्दून प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ ए कंकरिंग एम्पायर। उसने जनरेशन को क्या किया था अगर किसी एम्पायर को कंकर करना चाहते हैं। Ibn Khaldun observed that empires typically went through a cyclical process. The first generation with strong Scythia would conquer and establish a new dynasty. Subsequent generation raised a luxury would lose their sense of purpose and social solidarity, leading to decline and eventual overthrow. तो यहाँ पे चेक करो, उसने क्या सजेस्ट किया था जनरेशन को। they would maintain strong Sabia and continue to establish, they would make strong, कैसे बनाएंगे ये मेंशन ही नहीं है। they would lose their sense of purpose and social solidarity leading to decline, yes that is written, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि लग्जरी they would lose their sense of purpose and social solidarity, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट वन। ओके, तो हम चूज करेंगे कि बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्ने खल्दून theory of Sibia is not without its critics. Some argue that it overemphasizes group identity and downplays the role of economic factors or political institutions in the rise and fall of civilization. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ इब्ने खल्दून थ्योरी ऑफ सेबिया। तो उसका क्रिटिसिज्म क्या था, यहाँ पे देखते हैं। इट रिलाइज टू हैवीली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कोहेजन, या इट डज नॉट कंसिडर द रोल ऑफ रिलीजन इन द शेपिंग सोसाइटी, इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ इन कंकरिंग, इट अंडर एस्टिमेट्स द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये नहीं हो सकता। इट इग्नोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री लैंड, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी इब्ने खल्दून की थ्योरी का क्या पर्पस था, इट डज नॉट कंसिडर द रोल ऑफ रिलीजन, तो यहाँ पे रोल ऑफ रिलीजन भी नहीं बचा। तो चेक करो, इसमें हमने वो जो रूल आउट करने वाला था उसको हमने पढ़ा, और यहाँ से हमें अल्फा ऑप्शन मिल गया कि हमने रूल आउट कर दिया, सी बी वाले नहीं हो सकते, अल्फा ऑप्शन। इट रिलाइज टू हैवीली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कोहेजन, तो ये इस पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे चेक करना, आर्ग्यू दैट ओवर एम्फसाइज द आइडेंटिटी एंड डाउन प्ले टू ओवर, बिल्कुल। उसके बाद इब्ने खल्दून रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन इन सपोर्टिंग द स्टेट, ही बिलीव दैट एक्सेसिव टैक्सेशन कुड इरोड social cohesion sepia as people became burdened and resentful। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डिड इब्ने खल्दून व्यू द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन सोशल कोहेजन। उसने कैसे किया था, उसने कहा था कि एक्सेसिव टैक्सेशन वीकन सेबिया, सो दैट इज वाई ये बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगी। ज्यादा टैक्सेशन, ज्यादा टैक्स सिस्टम लेके आएंगे तो उससे जो सोशल सोसाइटी है वो वीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने खल्दून एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वाज द इब्ने खल्दून्स व्यू ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सिटीज एंड सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन के बारे में इसकी क्या थ्योरी थी, तो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं।
यहाँ पे था ऑन सेंटर, तो ये सी ऑप्शन था, इम्पैक्ट ऑफ सिटीज एंड सेबिया डिपेंड्स ऑन द गवर्नेंस। तो यहाँ पे अगर आप ये चेक करोगे ना कि सिटीज कॉमर्स एंड लर्निंग बट ऑल्सो नोटेड एट पोटेंशियल फॉर सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड मॉरल डिके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, सिटीज अवे स्ट्रेंथ सेबिया ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज। तो ये कल्चरल एक्सचेंज होगा तो क्या स्ट्रेंथ बढ़ेगी? नो वे, वो स्ट्रेंथ वीक हो जाती है अगर कल्चर एक्सचेंज हो जाए। Cities inherently weaken Sabia due to social fragmentation। तो cities ये हो सकता है बेसिकली इसका, ठीक है। यहाँ पे he saw cities as center of commerce and learning but also noticed the potential for social fragmentation and moral। तो cities inherently weaken Sabia due to social fragmentation हो, the impact of cities on Sabia depends on their governance। क्या गवर्नेंस पे ये चीज डिपेंड करती है? नोमैडिक सोसाइटीज आर सुपीरियर और अर्बन सोसाइटीज मेंटेनिंग असेबिया, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बन सकता है इसका, द इम्पैक्ट ऑफ सिटीज से भी डिपेंड्स अपॉन द गवर्नेंस। तो ये गवर्नेंस पे डिपेंड करती है, जो इम्पैक्ट ऑफ सिटीज है ना, डिपेंड्स अपॉन देयर गवर्नेंस। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कल्चर एक्सचेंज ड्यू टू गवर्नेंस होगा। उसके बाद है इब्ने खल्दून आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू इब्ने खल्दून हाउ कैन रिलीजन इन्फ्लुएंस सोशल कोहेजन। रिलीजन कैसे कर सकता है? रिलीजन कैन बी यूनिफाइंग, ये आप चेक कर सकते हो, यूनिफाइंग फोर्स एंड प्रोमोट सोशल कोहेजन। सो ये देयर इज रिटर्न इन बी ऑप्शन, तो ये बी ऑप्शन में एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसको हम चूज कर लेंगे, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने खल्दून थ्योरी ऑफ रेसिबिया हैज बीन अप्लाइड टू द अंडरस्टैंड वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स इंक्लूडिंग द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल मूवमेंट्स। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा कि टू एनालाइज द रोल ऑफ सोशल कोहेजन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हो। सो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एज इट इज ये आपका क्वेश्चन उधर मौजूद होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डिड खल्दून थ्योरी डिफर फ्रॉम द प्रीवियस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन। तो इब्ने खल्दून की थ्योरी कैसे बाकियों से मुख्तलिफ है? तो he emphasizes social, political and economical factor over singular explanation। singular explanation पे किया था ये सारी की सारी चीजों को, ठीक है। शेपिंग हिस्ट्री का मतलब है एक ही जगह पे इकट्ठा किया था। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक और लास्ट है, ये 9 वाला था। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रिटिसिज्म ऑफ इब्ने खल्दून थ्योरी ऑफ एसेबिया इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी क्रिटिसिज्म क्या बनता है उसकी थ्योरी के ऊपर? तो उसकी थ्योरी पे ये क्रिटिसिज्म बनता है कि ये किसके ऊपर फोकस करता है, यहाँ पे चेक करते हैं, इज फोकस ऑन ग्रुप आइडेंटिटी कैन बी प्रॉब्लमेटिक इन टूडेज मल्टीकल्चरल सोसाइटीज। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, इट फोकस ऑन ग्रुप आइडेंटिटी एंड बी प्रॉब्लमेटिक इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फॉर मल्टीकल्चरल सोसाइटीज। सो दैट इज वाई ये इसकी थ्योरी के ऊपर क्या किया गया, ये इसकी थ्योरी के ऊपर एक इशू किया गया कि ये वाला इशू हो सकता है, अदरवाइज इसकी थ्योरी पे कोई इशू नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज कंफर्म बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर इंग्लिश को क्लियर करना है, यूईटी ई कैट का इंग्लिश प्रिपेयर करना चाहते हो, तो जस्ट आप सिंपल सी 3 चीजों को फॉलो करो। नंबर 1, आप लोगों ने एंड गेम्स जो 1 है ना, यूईटी ई कैट 1 वाली, वो देखनी है। नंबर 2, ये आज वाला लेक्चर जो सुना ये वाला। और नंबर 3 पे आप लोगों ने लिखना है ई कैट कंप्रीहेंशन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो वो जितनी वीडियोस आएंगे उनको सुन लो। अगर ये काम करके चले जाओगे ना, तो 100% आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इंग्लिश में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकोगे इंशाल्लाह ताला। एंड वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। आप इंग्लिश का ये हमारा आज का लेक्चर था, और अभी हम बाकी वो जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।